इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता। एक निर्णय थोड़ा बहुत बदलाव ला सकता है, जबकि एक निश्चय बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए आज एक निश्चय करते हैं और जुड़ते हैं फेफाना हिंदी क्लासेस के साथ। फेफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर और कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ने को मिलेगा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने बीए पार्ट 3 की एक क्लास, और बीए पार्ट 3 में जो सेकंड पेपर है, बीए पार्ट 3 की क्लास अपन शुरू करेंगे। और बीए पार्ट 3 का भी जो सेकंड पेपर है, जो निबंधों से संबंधित चलता है, सामान्यतः विद्यार्थियों को इससे संबंधित विभिन्न प्रॉब्लम आती है, विभिन्न समस्याएं आती है। कैसे? क्योंकि जो गूढ़ विचारक हैं जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ये जो निबंधकार है जिन्होंने गंभीर विश्लेषण के तहत अपने विचार व्यक्त किए थे, तो थोड़े से बच्चों को समझने में है वो समस्या आती है। तो आज मैं आपके बीच इसी पुस्तक के लेसन है वो लेकर आई हूँ। इसी पुस्तक में आपके एक कवि चलते हैं, एक रचनाकार चलते हैं जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आज अपन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उनके निबंध की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1883 से लेकर 1941 ईस्वी तक के जीवन काल वाले आचार्य शुक्ल का जो जन्म है वो अगोना गांव बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश के थे, और आपको मैं बता दूं कि हिंदी के जो लगभग साहित्यकार है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, और उन्हीं में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम है वो बड़े सम्मान के साथ हमारी हिंदी में लिया जाता है। यहाँ तक कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी में कर्ता धर्ता भी माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? क्योंकि जो साहित्य इतिहास लेखन है उसके क्षेत्र में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। यदि इनके बारे में अपन देखें तो कथाकार, अनुवादक, निबंधकार, आलोचक, इन सभी क्षेत्रों में इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे जा रहे थे उनके संबंध में तो अपन ये कह सकते हैं कि बहुआयामी एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो साहित्य जगत में एक हिमालय के रूप में पहचाने जा सकते हैं। देखिए, इनका क्षेत्र या इनका जो योगदान है वो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके योगदान को यदि अपन देखें तो देखिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो साहित्य इतिहास ग्रंथ के क्षेत्र में माना जा सकता है, साहित्य इतिहास ग्रंथ के रूप में। देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों की यदि अपन बात करें तो 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी में इन ग्रंथों की रचना प्रारंभ हुई थी, और इस दिशा में सर्वप्रथम जो प्रयास किया था वो फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने किया था। लेकिन कुछ कमियां रही, कुछ अधूरा रहा, और उसके बाद क्रम में जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस क्षेत्र में आए तो रामचंद्र शुक्ल ने जो ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया था। और यहाँ तक कि इस ग्रंथ का योगदान जो है वो यूनिवर्सिटीज जो सिलेबस निर्धारित करती है उसमें भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ में कवियों का योगदान, कवियों का परिचय, कवियों का जीवन काल, इनसे संबंधित है वो विभिन्न तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जिससे हमें साहित्य के इतिहास को जानने में बड़ी सुविधा हुई है, बड़ी सहायता मिली है। अपन सबसे पहले है वो इनके थोड़े से जीवन के परिचय के बारे में देखते हैं। देखिए, 1883 ईस्वी में अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ।
इनके पिता का नाम था चंद्रबली शुक्ल। चंद्रबली शुक्ल इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम था निवासी देवी। निवासी देवी। देखिए, जब ये मात्र 9 वर्ष के थे, 9 वर्ष की इनकी अवस्था थी, तब इनकी मां का देहांत हो गया था। और मां के देहांत के बाद मातृ सुख या मातृ प्रेम सुख है, उससे तो ये वंचित हुए ही हुए, इसके साथ साथ इन्हें वी माता का दुख भी झेलना पड़ा था। और ये दोनों ही कारण इनके जीवन में इस प्रकार से आए कि ये परिपक्व हो गए, अर्थात ये बहुत जल्दी है वो अपने जीवन में परिपक्व हो गई थी। साहित्य में इनकी जो रुचि है वो इनके साहित्यिक गुरु बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के संपर्क में आने के बाद हुई। देखिए, सामान्यतः पहले ये सिर्फ अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन भी ज्यादा नहीं कर पाए थे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण। बाद में इन्होंने स्वाध्याय करना प्रारंभ किया था और स्वाध्याय के बाद भी इन्हें पता नहीं था कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, वो क्या करें। तो उस समय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी से 1996-97 के लगभग है वो इनकी मुलाकात हुई थी, इनकी भेंट हुई थी। और उसी समय इन्होंने इनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर आचार्य शुक्ल ने जो है वो एक लेख लिखा था जिसका नाम था भारत और वसंत। ये आचार्य शुक्ल जी का पहला लेख माना जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने भारत और वसंत नाम से पहला लेख लिखा था। कब लिखा था? 1996-97 में। किससे प्रभावित होकर? प्रेमघन जी से प्रभावित होकर। देखिए, इन्होंने जब ये ग्रंथ लिखा तो ये प्रकाशित किस में हुआ? आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और ये जो आनंद कादम्बिनी है उसके संपादक कौन थे? स्वयं प्रेमघन जी थे। और ये आचार्य शुक्ल जी के व्यक्तित्व से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने 1903 ईस्वी में आनंद कादम्बिनी का इन्हें सह संपादक भी नियुक्त कर दिया। या मैं यूं कह सकती हूं कि प्रेमघन जी के संपर्क में जब आचार्य शुक्ल आए तो इन्होंने लिखना प्रारंभ किया और इनके लेखन से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इनको ही आनंद कादम्बिनी है वो सौंप दी थी। उसके बाद इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाया, परंतु इनके जो पिता थे वो यूं चाहते थे कि बेटा अच्छा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। तो जब चंद्रबली शुक्ल ये चाहते थे और इसके लिए इन्होंने प्रयास भी किया, 2 बार प्रयास किया। एक बार 1903 ईस्वी में इन्हें कचहरी में नौकरी दिलवाई थी और 1904 ईस्वी में इन्हें नायब तहसीलदार की नौकरी है वो दिलवाई थी। नायब तहसीलदार। अब नौकरी में आचार्य शुक्ल जी गए तो सही, परंतु कुछ ऐसा घटित हुआ कि ये सरकारी नौकरी से घृणा करने लगे और सरकारी नौकरी की बुराई करने लगे। और इसी समय इन्होंने एक लेख और लिखा जो अंग्रेजी में था। अंग्रेजी में एक लेख की रचना की जिसका नाम था व्हाट हैज इंडिया टू डू। व्हाट हैज इंडिया टू डू नाम से इन्होंने एक लेख लिखा और इसमें इन्होंने जो लिखा वो मुख्य विषय था एक तो भारतीयों के कर्तव्य और दूसरी जो बात थी वो सरकारी नौकरी के प्रति इनकी जो विचारधारा थी, इनके जो विचार थे उन सभी को इसमें इन्होंने पिरो दिया था।
तो इस प्रकार से बाद में इन्होंने सरकारी नौकरी के बारे में सोचा ही नहीं और तुरंत बाद प्रेमघन जी के संपर्क में आए। और प्रेमघन जी के संपर्क में आते ही इन्होंने साहित्य का रास्ता है वो देख लिया था और इस तरीके से ये साहित्य की ओर है वो बढ़े, साहित्य की ओर इन्होंने कदम बढ़ाए। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सामान्यतः जीवन परिचय के बारे में, जो जीवन की बातें हैं उनके बारे में उन्होंने देखा था। इनके जो पिता है वो सरकारी नौकरी में भेजना चाहते थे लेकिन इनकी इच्छा नहीं थी और सहयोग मिला एक गुरु का, साहित्यिक गुरु के रूप में प्रेमघन जी इन्हें मिले और उनके संपर्क में आने के बाद ये इन्होंने है वो साहित्य लेखन प्रारंभ किया। इनका साहित्य लेखन विविधता भरा हुआ था। इनके साहित्य लेखन की कुछ विशिष्ट बातें हैं। विशिष्ट बातें ये है कि एक तरफ ये सरल लिखते थे, बहुत ही सामान्य भाषा में और सरल बातों के बारे में लिखते थे, तो दूसरी तरफ ये गंभीर विवेचन देते हुए नजर आते थे और अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान यदि अपन देखें तो इनका निबंध व आलोचना के क्षेत्र में ही अधिक माना जाता है। निबंध और आलोचना के क्षेत्र में ही अधिक माना जाता है और निबंध कहीं तो बिल्कुल ही सरल से विषयों पर लिखते हुए दिखाई देते हैं, जैसे सामान्यतः हमारे भाव होते हैं, उत्साह पर निबंध लिख दिया, लोभ और प्रीति पर लिख दिया है, करुणा पर लिख दिया, क्रोध पर लिख दिया, सामान्य से विषयों को लेकर ये निबंध लिखते हुए दिखाई देते हैं। तो दूसरी तरफ गूढ़ विवेचन करते हुए ये दिखाई देते हैं और गंभीर विवेचन में इनके जो निबंध अपन देखें तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण इनका निबंध माना जाता है, कविता क्या है। ये इनका निबंध है जिसमें इन्होंने गूढ़ गंभीर विचार विश्लेषण किया है और इसके साथ ही एक अन्य निबंध भी है जिसमें काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था नाम से निबंध चलता है जो भी गंभीर विचार विश्लेषण से संबंधित है। एक निबंध और है वो भी गंभीर विचार विश्लेषण से संबंधित है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद। ये इनके गूढ़ विषयों से संबंधित निबंध है और मैंने आपको बताया कि लज्जा हो गया, क्रोध हो गया, विभिन्न भावों से संबंधित जो सामान्य से विषय हमें लगते हैं उन पर भी इन्होंने लेखनी चलाई। और इसके साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात और जुड़ जाती है यहाँ पर। अब अगर अपन इन विषयों को देखें तो हमें यूं लगेगा कि इनकी भाषा बहुत ज्यादा क्लिष्ट होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये भाषा प्रयोग में भी बड़े महारथी थे। इनकी भाषा यदि अपन देखें तो एक तरफ जहां पर सरल रचना करते हैं वहां पर इनकी भाषा बहुत ही सरल व व्यावहारिक भाषा दिखाई देती है, व्यावहारिक भाषा। तो दूसरी तरफ जब ये गूढ़ विषयों पर विचार विश्लेषण करते हैं तब इनकी भाषा जो है वो क्लिष्ट व जटिल हो जाती है। जब अपनों ने भाषा की बात कर ली तो अपन शैली की भी बात कर लेते हैं। इनकी शैली कैसी थी? तो देखिए इन्होंने जो ज्यादा लिखा था वो मैंने आपको बताया कि निबंध एवं आलोचना के क्षेत्र में लिखा और इसी संबंध में इनकी प्रसिद्धि भी है। तो शैली यदि देखें तो शैली भी इसी प्रकार की इनमें दिखाई देती है। जिस प्रकार से निबंध अपन रचना करते हैं, निबंधों की रचना करते हैं, तो उसमें गवेषणात्मक जो शैली है वो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो शोध परक शैली होती है उसे ही गवेषणात्मक शैली कहा जाता है। तो गवेषणात्मक शैली इनके निबंधों में, इनकी आलोचना ग्रंथों में दिखाई देती है। इसके साथ साथ एक भावात्मक शैली जो है वो भी
इनकी रचनाओं में दिखाई देती है। और इसके साथ साथ सामान्यतः सरल विषयों पर रचना जब ये करते हैं तो व्यावहारिक शैली या वर्णनात्मक शैली जो है वो इनके काव्य में मिलती है। देखिए, अपनों ने जीवन में इनके जीवन परिचय के बारे में अपन पढ़ रहे थे। 1883 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और उसके बाद 1996-97 में ये प्रेमघन जी, जो इनके साहित्यिक गुरु कहलाते हैं, उनके संपर्क में आए और इसी समय से इन्होंने साहित्य में रुचि लेना प्रारंभ किया था। साहित्य की दिशा की ओर इन्होंने कदम बढ़ाया था। उसके बाद अपनों ने जो सन देखा है वो 1903 और 4 ईस्वी, जो भी इनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि इस दौरान ये सरकारी नौकरियों में गए थे और वहां पर सरकारी नौकरी करने के बजाय उनसे घृणा कर बैठे थे। तो यहाँ पर ही इन्होंने अंग्रेजी में अपना पहला लेख लिखा था। यहाँ हालांकि इसके बाद इन्होंने हिंदी में जो पहला लेख लिखा था भारत और वसंत था, परंतु व्हाट हैज इंडिया टू डू नाम से इन्होंने 3-4 में है वो ग्रंथ, पहले लेख की रचना है वो की थी, जो हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण सन इनके जीवन काल में आता है वो है 1908। और ये जो सन है ये मुझे लगता है कि साहित्य के लिए ही बड़ा योगदान लेकर आया। कैसे? क्योंकि 1908 में इनकी प्रतिभा का प्रसार लगभग साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में हो चुका था और इसी का परिणाम ये रहा कि साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सभा जो मानी जाती है, जो साहित्य के विकास में योगदान देती है, वो है नागरी प्रचारिणी सभा, जिसे हम नागरी सभा भी कह सकते हैं। नागरी सभा जो काशी में है, तो नागरी सभा काशी जो साहित्य के विकास में योगदान करती है, ये है वो 1908 ईस्वी के लगभग हिंदी शब्द सागर नाम से एक विशेषांक निकाल रही थी। एक विशेषांक निकाल रही थी। कौन निकाल रही थी? नागरी सभा। तो इस विशेषांक के लिए उन्हें कुछ प्रतिभाशाली विभूतियों की या प्रतिभाशाली व्यक्तियों की आवश्यकता थी और इसके लिए इन्होंने आमंत्रण भेजा। किसके पास? आचार्य शुक्ल के पास। आचार्य शुक्ल के पास। यदि आपने थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा है तो यहाँ पर मैं बता दूं कि नागरी प्रचारिणी सभा ने जब हिंदी शब्द सागर जो लेख निकाला था, जो विशेषांक निकाला था, उसकी भूमिका के रूप में ही आचार्य शुक्ल का ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। कौन सा ग्रंथ? वही ग्रंथ जो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास से ही हम आज जो पढ़ते हैं वो सारे के सारे तथ्य वहीं से अपन लेते हैं। तो ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो इसी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो 1908 है वो इनके जीवन में और साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा सन माना जा सकता है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए 1908 में जब नागरी सभा ने इन्हें आमंत्रण भेजा तो ये नागरी सभा में गए और वहीं पर रहे और वहीं पर जीवन के अंतिम वर्षों तक ये सेवा करते रहे थे। आपको मैं बता दूं कि जीवन काल का जो अंतिम समय है ना, वो भी उन्होंने वहीं पर बिताया था। तो यहां पर रहते हुए ही इन्होंने जो है वो 1912 ईस्वी में ये जो भाव व मनोविकार से संबंधित जो निबंध है, भाव व मनोविकार संबंधी जो निबंध है, उनका धारावाहिक प्रकाशन प्रारंभ कर दिया था। धारावाहिक का मतलब क्रम से इन्होंने भाव एवं मनोविकारों से संबंधित निबंधों का प्रकाशन है वो प्रारंभ कर दिया था। 1912 से प्रारंभ कर दिया था। और ये किस रूप में आए? ये सभी के सभी जो निबंध है वो बाद में चिंतामणि जो 3 भागों में प्रकाशित हुआ था, चिंतामणि, उसमें सभी के सभी निबंधों को संकलित कर दिया गया।
अगर आपसे कोई पूछे कि आचार्य शुक्ल के जो भावों एवं मनोविकारों से संबंधित निबंध किसमें संकलित है, तो चिंतामणि में। और चिंतामणि के भी कितने भाग प्रकाशित हुए थे? 3 भाग प्रकाशित हुए थे। तो तीनों भागों में इनके भाव एवं मनोविकारों से संबंधित है वो निबंध मिलते हैं। यहाँ पर एक बात और आ जाती है, जब चिंतामणि की बात कर रहे हैं तो चिंतामणि पर ही, चिंतामणि के लिए ही साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा इन्हें मांगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था। मांगला प्रसाद पारितोषिक भी इन्हें दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा इन्हें दिया गया था। तो यहाँ पर अपनों ने कुछ इनके जीवन के बारे में बात की है। अब अपन बात करते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। यहाँ पर मैंने 2-3 चीजें तो आपको बता दी है। भारत और वसंत बता दिया है, अंग्रेजी का पहला लेख बता दिया है, इसके साथ साथ चिंतामणि भाग 3 जो इनके भावों एवं मनोविकारों से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है वो माने जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये भावों एवं मनोविकारों से संबंधित ही क्रोध नामक जो निबंध है वो आपके सिलेबस में चलता है। अब अपन देखते हैं इनके जो प्रमुख निबंध या आलोचना ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं। देखिए इनके जो सभी आलोचना ग्रंथ है उनको सामान्यतः अपन 3 भागों में बांटकर है वो पढ़ सकते हैं। कौन कौन से देखते हैं। देखिए कुछ इनकी सिद्धांतों से संबंधित का मतलब है कि जैसे काव्य शास्त्र के सिद्धांत हो गए, इनसे संबंधित है वो आलोचना ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए थे, निबंधों की रचना इनके द्वारा की गई थी। तो उसको अपन सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ के नाम से पढ़ेंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूं अलग अलग ताकि आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो। और चूंकि अपन निबंध पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आलोचनात्मक निबंध है वो आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि अपन यदि एग्जाम में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन इससे आता है। तो सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ, दूसरा था व्यावहारिक आलोचना ग्रंथ, और तीसरे जो माने जाते हैं वो मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है वो माने जाते हैं। सैद्धांतिक में किस किस को पढ़ेंगे अपन? सैद्धांतिक में अपन पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया भी है, कविता क्या है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। इसके साथ एक रस मीमांसा नामक जो आलोचना ग्रंथ है वो भी सैद्धांतिक ग्रंथ ही इनका माना जाएगा। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया था साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, ये महत्वपूर्ण है। इतने आप याद रख सकते हो। यदि और याद रख सकते हो तो एक अन्य ग्रंथ भी इनका, अन्य आलोचनात्मक निबंध भी माना जाता है, काव्य में अभिव्यंजनावाद। और इसके साथ साथ काव्य में रहस्यवाद नाम से भी एक इनका निबंध माना जाता है, काव्य में रहस्यवाद। इसके बाद अपन व्यावहारिक ग्रंथों की बात करते हैं। तो व्यावहारिक में भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी इनका व्यावहारिक आलोचना ग्रंथ माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद तुलसी की भक्ति भावना, ये भी इनका व्यवहारिक ग्रंथ है, भावना। और इसके साथ साथ ये 3 ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। मानस की धर्म भूमि, ठीक है।
तो व्यावहारिक यानी व्यवहार के तौर पर इन्होंने समीक्षा की थी, भारतेंदु जी की थी, तुलसीदास जी की थी, और तुलसीदास जी द्वारा रचित जो मानस है रामचरितमानस, उस पर भी इन्होंने विशेष टिप्पणी की थी या समीक्षा की थी। इसके बाद कविता क्या है, ये जो ग्रंथ है ये थोड़े से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इन्हें देख लेंगे। सैद्धांतिक आलोचना ग्रंथ उनको कहते हैं जो अन्वेषण एवं गवेषणा से लिखे जाते हैं, अन्वेषण करते हुए लिखे जाते हैं। व्यावहारिक में सामान्यतः व्यावहारिक होता है। और तीसरा जो पॉइंट मैंने बताया था, तीसरे भाग में इनके निबंधों को हमने बांटा था, वो थे मनोवैज्ञानिक निबंध। सामान्यतः ये वैज्ञानिक मिलता है, लेकिन अपन यहाँ पर मनोवैज्ञानिक लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं ये आगे की क्लासेस में आपको बताया जाएगा। आलोचना ग्रंथ, मनोवैज्ञानिक आलोचना ग्रंथ। मनोवैज्ञानिक आलोचना ग्रंथ में मैं यदि नाम लिख दूं कि चिंतामणि भाग 3 तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे वही निबंध है। जैसे उत्साह है तो वो भी मनोवैज्ञानिक माना जाएगा। लज्जा नामक जो निबंध है वो भी माना जाएगा। लोभ और प्रीति जो है वो भी इसी के अंतर्गत माना जाएगा। यानी मनोविकारों और भावों से संबंधित है वो सारे के सारे निबंध माने जाएंगे। इस प्रकार से इनके जो महत्वपूर्ण निबंध है, आलोचनात्मक जो निबंध है, उनको अपनों ने 3 भागों में बांटकर पढ़ा, जो अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक रहेगा। यहाँ पर अपनों ने इनकी भाषा भी देखी, एक तरफ सरल है तो दूसरी तरफ जटिल है। शैली भी देखी, इनका जीवन परिचय भी देखा, इनकी रचनाएं भी देखी। एक बात और बता देती हूँ, आचार्य शुक्ल मूलतः भावुक व्यक्ति थे, भावुक व्यक्ति थे। और विश्वविद्यालयों में या यूनिवर्सिटीज जो है इनमें आपके सिलेबस में आचार्य रामचंद्र जी को, आचार्य शुक्ल जी को सिलेबस में रखने का तात्पर्य कुछ ये भी है, क्योंकि सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य भावुक होता है और ये भी भावुक थे, लेकिन ये अपनी भावनाओं में बहते नहीं थे, ये उन पर दृढ़ पकड़ रखते थे, दृढ़ पकड़। और दृढ़ पकड़ रखते हुए उसको सांस्कृतिक या अपन यूं कहें संस्कृति के साथ एक सूत्र में पिरो देते थे। ये इनका विशिष्ट योगदान था। किस प्रकार से पिरो देते थे ये जो बात है वो सामान्यतः मैं समझा देती हूँ। भावुक थे परंतु भावनाओं पर पकड़ थी, उन भावनाओं को संस्कृति से जोड़ते थे और फिर एक सूत्र में पिरो देते थे। ये बात कुछ समझ में आई है? और अगर समझ में नहीं आई है तो अपन इनके द्वारा जो रचित भावनाओं से संबंधित ही जो निबंध है, कौन सा निबंध? क्रोध, जो आपके सिलेबस में चलता है, वो जब अपन पढ़ेंगे तब अंत में आते आते अपन इस पूरी की पूरी रूपरेखा को समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।